हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस समय परीक्षा मंथन करेंट अफेयर मैगजीन को डिस्कस कर रहा हूं। 2 लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है और आज इसका थर्ड एंड लास्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम लोग परीक्षा मंथन के मैगजीन के अंतर्गत साइंस एंड टेक, इसके अलावा विविध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, या फिर कल्चर से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, तो उन सभी करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसका पूर्व में हमने इसी मैगजीन का नेशनल करेंट अफेयर, इंटरनेशनल करेंट अफेयर, इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्शन, महत्वपूर्ण स्कीम वगैरह जो लॉन्च हुआ प्रीवियस 1 ईयर के अंतर्गत, तो इन सभी सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप लोग इसे गंभीरतापूर्वक देखें। पहला है नोवा विस्फोट। नोवा विस्फोट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि विभिन्न खगोल शास्त्रियों का मानना है कि इस वर्ष सितंबर महीने में पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित टी कोरोना बोलेसिस में नोवा विस्फोट की संभावना विद्यमान है। ठीक है, अब सवाल है कि आखिर नोवा विस्फोट क्या है? तो यह तारे के विस्फोट की नाटकीय घटना है। जब वह तारा समीप स्थित किसी अन्य तारे के संपर्क में आता है तो वह जो विस्फोट की घटना घटती है वह नोवा विस्फोट के नाम से जानी जाती है। जिस तारा प्रणाली में नोवा की परिघटना घट रही हो उसे टी कोरोना बोरेलिस कहा जाता है, और यही जो टी कोरोना बोरेलिस है वह सितंबर महीने में घटित होने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग नोवा विस्फोट को ध्यान रखेंगे। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड JPL और लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह दूरसंचार कंपनी SES के संयुक्त उद्यम ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए इन स्पेस से मंजूरी मिली है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है यानी कि JPL प्लस में लग्जमबर्ग का जो उपग्रह दूरसंचार कंपनी है SES, इन दोनों मिलकर संयुक्त रूप से एक सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करेंगे और इसके लिए इन स्पेस से मंजूरी इसे मिल चुकी है। अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की है, और 3 नए क्रेटर की जो खोज की है उनमें से एक क्रेटर का नाम है हिल्सा। हिल्सा क्यों नाम रखा गया है? नालंदा शहर में हिल्सा स्थान है नालंदा में, तो उसके नाम पे हिल्सा रखा गया है क्योंकि जो क्रेटर की खोज किए गए उसमें एक वैज्ञानिक हिल्सा के भी शामिल हैं। उसी तरह से मुर्सन एक क्रेटर का नाम रखा गया है, और जो सबसे बड़े 3 में जो सबसे बड़ा क्रेटर की खोज किया गया है वह है लाल। ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर है। तो मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की गई है। 3 नए क्रेटर में एक है लाल, दूसरा है मुर्सन और तीसरा है हिल्सा। हिल्सा आप लोग स्पेशली याद रखेंगे, नालंदा शहर के नाम पर रखा है हिल्सा। अगला है हाइड्रोन परियोजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है हाइड्रोन परियोजना। हाइड्रोन परियोजना जो बेसिकली है वह यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित है। जून 2024 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने के लिए हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। ठीक है, तो हाइड्रोन परियोजना का संबंध किससे है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA से संबंधित है। यह अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का एक सैटेलाइट नेटवर्क डेवलप करना चाहता है, और इसी परियोजना को नाम दिया गया है हाइड्रोन परियोजना। यह नेटवर्क लगभग 1 टेराबाइट प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड प्रदान करने में सक्षम होगा, यानी कि 1 सेकंड जो है 1 टेराबाइट प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड होगी। ठीक है, तो आप लोग इसी से इमेजिन कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में चांग E6 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। ठीक है, कौन से यान की लैंडिंग हुई है? चांग E6 जो है वह चाइना से संबंधित है। चीन चंद्रमा के दूर के हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश बना है, और हाल ही में चंद्रमा का कौन सा यान वहां पे लैंडिंग किया? तो चांग E6 चंद्रमा के सुदूरतम जो क्षेत्र है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, चंद्रमा के दूर हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश बना है चाइना। ठीक है, चाइना का यान है चांग E6। आप लोग याद रखेंगे, चांग E6 जो है वह एक प्रकार का रोबोट है। ठीक है, तो इसने वहां पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो चांग E6 आप लोग याद रखेंगे, चाइना।
हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, अर्थ केयर जो उपग्रह है वह ESA प्लस जाक्सा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी प्लस जाक्सा, इन दोनों का एक मिश्रित उपग्रह है। ठीक है, तो ESA ने यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है और किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो ESA और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। अगला है तृष्णा मिशन। ठीक है, तृष्णा का पूरा नाम क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, यह है तृष्णा का पूरा नाम। तृष्णा बेसिकली विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर इसरो ने मिशन तृष्णा की घोषणा की है, जो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से बनाया जा रहा है। तृष्णा पृथ्वी की सतह के तापमान की निगरानी और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक समर्पित उपग्रह है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रोजेक्ट तृष्णा का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट तृष्णा का जो संबंध है इसरो प्लस फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES, इन दोनों के द्वारा एक संयुक्त उपग्रह के रूप में इसे लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, 2025 में लॉन्च किया जाएगा और दोनों के बीच समझौता कब हुआ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तृष्णा क्या होगा, इसका क्या कार्य होगा, तो पृथ्वी की सतह के तापमान की निगरानी और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक समर्पित उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का क्या नाम है, अग्निकुल। ठीक है, स्टार्टअप है अग्निकुल, जिसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया। लॉन्च करने वाला जो है वह अग्निकुल है और इसका नाम जो दिया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है, तो रॉकेट इंजन का नाम है अग्निवान SORTED, अग्निवान सोर्टेड। ठीक है, यह प्रक्षेपण भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है, अग्निबाण। ठीक है, और इसे जिसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है वह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड है, उसका क्या नाम है, धनुष। ठीक है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो जापान में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है। हाल ही में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अब तक का सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल खोजा है, जिसे गैया BH3 नाम दिया गया। तो आप लोग याद रखेंगे दुनिया का अब तक का सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल की खोज की गई है, जिसे गैया BH3 का नाम दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल इसे कहा जा रहा है गैया BH3 ब्लैक होल को। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष बनाने का है, तो 2030 तक। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने TSAT-1A उपग्रह की अंतरिक्ष में तैनाती की है। ठीक है, TSAT-1A उपग्रह बैंडवैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने TSAT-1A को अंतरिक्ष में तैनाती की है और इसकी तैनाती बैंडवैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा जूस जैकिंग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्ड जो चर्चा में रह रहे हो उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, 69वीं BPSC में ऐसे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो चर्चा में रहा जूस जैकिंग क्या है, तो जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों या समझौता किए गए USB पोर्ट का उपयोग करके मैलवेयर स्थापित करने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा चुराने के लिए प्रयोग करता है। जैसे आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन आप लोग विजिट किए होंगे, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, कई सारे पब्लिक वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं, तो उसके जरिए वे डेटा चुराने का काम करता है। साइबर जो क्राइम की श्रेणी में आता है और ये जो प्रक्रिया होती है, ऐसे जो साइबर क्राइम होते हैं उसको जूस जैकिंग के नाम से जाना जाता है। जो सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होगा, ठीक है, जैसे हमने बताया रेलवे या फिर और कहीं पर भी ऐसा कोई पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हो तो वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती है तो उसे जूस जैकिंग के नाम से जाना जाता है।
हाल ही में रोमानिया में एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। यह यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रोमानिया के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है। किस परियोजना का हिस्सा है? तो यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट परियोजना का हिस्सा है। भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष हाल ही में पूरे हो गए हैं। 18 मई 1974 ईस्वी को परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। कहां पर किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में। और इसे 1974 में परमाणु परीक्षण जो किया गया था उसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति। पहला कब हुआ? 18 मई 1974 को, जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए। और दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 को हुआ था। जीरो डेब्रिस चार्टर हाल ही में चर्चा में रहा। जीरो डेब्रिस चार्टर क्या है? तो 12 देशों ने ESA से संबंधित जीरो डेविस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दुनिया के 12 देशों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित जीरो डेविस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो 2030 ईस्वी तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो जीरो डेब्रिस चार्टर का उद्देश्य क्या है? 2030 ईस्वी तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाना, और इसमें हाल ही में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित है। अगला है डार्क वेब। काफी न्यूज में रहता है डार्क वेब इंटरनेट को लेकर। ठीक है, तो डार्क वेब क्या है जो काफी चर्चा में रहता है? डार्क वेब इंटरनेट की अवैधानिक गतिविधियों का अड्डा है। यानी कि यहाँ पर इलीगल कार्य इंटरनेट से संबंधित जो होते हैं वो सारे इलीगल कार्य जो हैं वह डार्क वेब पर ही होता है। ठीक है, यह इंटरनेट का ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जिसे नियमित सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स नहीं किया जा सकता। नियमित सर्च इंजन चाहे आप गूगल से देखें या फिर याहू से देखें, रिसाइकिल बिन से देखें, क्रोमा से देखें, तो आप उसे वहाँ पर सर्च नहीं कर सकते। तो यह एक इंटरनेट का छिपा हुआ हिस्सा है। और देखिए हाल ही में आप देखेंगे कि यूजीसी नेट का पेपर जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, NTA के द्वारा। इसका वजह क्या था कि यूजीसी नेट का पेपर यही डार्क वेब पर अवेलेबल था पहले से ही। तो डार्क वेब पर पहले से ही अवेलेबल हो गया था, इसी कारण यूजीसी नेट का पेपर NTA के द्वारा हाल ही में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो यह डार्क वेब काफी महत्वपूर्ण है। जितने इलीगल से संबंधित कार्य होंगे इंटरनेट पर वे सभी डार्क वेब पर ही होंगे। ठीक है, यह ऐसा वेब एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है इंटरनेट का जिसे नियमित सर्च इंजन के द्वारा हम लोग उसे इंडेक्स नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते। इसे टोर जैसे विशेष तरह के ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, गूगल ये सब के जो गूगल या फिर याहू जैसे हो गया नियमित सर्च इंजन, उसे हम पहचान नहीं कर सकते। टोर जैसे विशेष तरह का कोई ब्राउजर होगा तो उसे हम इसे पहचान करते हैं। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया आदित्य L1 6 जनवरी को L1 बिंदु पर पहुंचा है। काफी महत्वपूर्ण है। कब लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। L1 बिंदु लैंग्वेज पॉइंट 1 पे कब पहुंचा? 6 जनवरी को पहुंचा। पहुंचने में देखिए दोनों का गैप अगर आप देखेंगे, आदित्य L1 पृथ्वी और L1 के बीच की दूरी, तो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर यह दूर है। ठीक है, सूर्य का हिस्सा है L1, तो वहां पे 6 जनवरी को पहुंचा। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसरो ने देश के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-03 पुष्पक विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो देश का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? पुष्पक विमान LEX-03। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया। ऐसा टेक्नोलॉजी पहले से ही USA, रसिया, चाइना और जापान के पास है। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर पन्निकर सोमनाथ ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन को लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के अध्यक्ष श्रीधर पन्निकर सोमनाथन के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? क्योंकि पहले अंतरिक्ष दिवस का अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो पहले अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत सरकार ने 3-4 जुलाई के बीच नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट की मेजबानी की है। इसका आयोजन IT मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ग्लोबल इंडिया AI समिट की मेजबानी कहां पर की गई भारत सरकार के द्वारा? तो नई दिल्ली में की गई 3 से 4 जुलाई के बीच में। इसका आयोजन IT मंत्रालय के द्वारा किया गया था।
यह था अभी हमने देखा साइंस एंड टेक से संबंधित। अब आइए कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए, महत्वपूर्ण समझौते एग्रीमेंट हुए, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल गठबंधन, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, ठीक है। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूएसए और ईयू, इन 5 देशों के द्वारा बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में, कमी के प्रत्युत्तर में रिस्पॉन्स स्वरूप बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कौन कौन देश शामिल हैं, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है, प्लस में यूएसए और ईयू, इनके द्वारा शुरू किया गया है बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन। हाल ही में जापान के टाकेडा के द्वारा विकसित TAK-003 वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिली है। तो TAK-003 हाल ही में चर्चित रहा वैक्सीन किससे संबंधित है, तो डेंगू वैक्सीन है ये। TAK-003 एक डेंगू वैक्सीन है, ठीक है, जापान के टाकेडा के द्वारा विकसित है और इसको WHO के द्वारा मंजूरी मिली है। अगला है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यानी कि मेनिंजाइटिस के विरुद्ध वैक्सीन विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया विश्व का पहला देश बना है जिसने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध वैक्सीन को डेवलप किया और वैक्सीन का क्या नाम दिया गया है, मेन 5CV, ठीक है। ग्लोबल वैक्सीन एलायंस गावी के द्वारा यह वित्त पोषित है वैक्सीन। WHO के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है मेनिंजाइटिस उन्मूलन का 2030 है। तो WHO के द्वारा 2030 ईस्वी तक मेनिंजाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और इसी मेनिंजाइटिस के विरुद्ध नाइजीरिया के द्वारा विश्व का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है जिसे मेन 5CV का नाम दिया गया है। यह जो है वैक्सीन निर्माण की जो प्रक्रिया है ग्लोबल वैक्सीन एलायंस गावी के द्वारा वित्त पोषित है। रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हाल ही में किया गया, चिली के सैंटियागो में किया गया है 17 से 18 अप्रैल 2024 के बीच में WHO के द्वारा, ठीक है। तो रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा, WHO के द्वारा किया गया, जिसका आयोजन 17 से 18 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ चिली सैंटियागो। इस दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में भारत के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान इनस्टेम ने कीटनाशक रोधी वस्त्र विकसित किया है, ठीक है। तो भारत के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान इनस्टेम के द्वारा हाल ही में कीटनाशक रोधी वस्त्र का विकास किया गया है। अगला है कुछ डिफेंस से संबंधित देखते हैं। डिफेंस से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसे डिस्कस करते हैं। DRDO ने गुजरात के हजीरा में स्वदेशी हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा जोरावर क्या है, तो स्वदेशी हल्के युद्धक टैंक है जोरावर, जिसका सफल परीक्षण किया गया है गुजरात के हजीरा में। टैंक को L&T लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के सहयोग से डिजाइन किया गया है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी ने हैदराबाद के बेगमपेट स्थित वायुसेना थाना में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो कहां पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो हैदराबाद तेलंगाना के बेगमपेट स्थित वायुसेना थाना में किया गया। किसके द्वारा, वायुसेना अध्यक्ष के द्वारा। हाल ही में USA ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। किसके द्वारा, मिनटमैन 3 जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण USA के द्वारा किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान का अनावरण कहां पर किया गया, कर्नाटक में। तो भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान का नाम क्या है, FWD-200B, ठीक है। तो भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान का अनावरण हाल ही में कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा के समुद्र तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्मार्ट का पूरा नाम क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो उड़ीसा के समुद्र तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से यही स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। किस राज्य में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है,
है तो एमपी में इसका शुभारंभ किया गया है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 8 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। सेला सुरंग चर्चा में रहा है, कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना है और पहले तीसरे नंबर पे जापान था, तो जापान को रिप्लेस करके भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल नामक अस्पताल का परीक्षण किया। ठीक है, तो आगरा में भीष्म पोर्टेबल नामक अस्पताल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने सिंट्रिचिया कैनिनवेरिस नामक एक रेगिस्तानी काई या शैवाल की खोज की है जो मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा सिंट्रिचिया कैनिनवेरिस नामक एक रेगिस्तानी काई किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है? तो आप क्या बताएंगे? चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई है जो मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम है। महासागर स्थिति रिपोर्ट, महासागर स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। अगर आप देखेंगे SDG 14 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 14 जो है वह ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है, महासागर से संबंधित है। तो महासागर स्थिति रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। 2021 से 30 तक का जो दशक था वह सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान UN दशक के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, हाल ही में महासागर स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेस्को के द्वारा, और SDG 14 जो नंबर है वह इससे संबंधित है। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, तो दुनिया का पहला जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगर जटायु के बारे में हम लोग देखें तो IUCN के अनुसार इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है जटायु को। जो जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र महाराजगंज UP में बनाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है एशियाई राजा गिद्धों की आबादी में सुधार करना। ग्रो विथ द ट्रीज अभियान चर्चा में रहा है। ग्रो विथ द ट्री यानी कि ट्रीज यानी कि पेड़, ग्रो विथ द ट्रीज अभियान। ग्रो विथ द ट्रीज अभियान जो है हाल ही में एक प्रकार का वृक्षारोपण अभियान है, वह BSF SBI इन दोनों के द्वारा मिलकर जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है ग्रो विथ द ट्रीज अभियान। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के हाल ही में 50 साल पूरे हो गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हमने ऊपर बताया था पहला परमाणु परीक्षण के भी 50 साल पूरे हो गए हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के भी हाल ही में 50 साल पूरे हो गए हैं। 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने UNDP और FAO के सहयोग से उड़ीसा के भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब शुरुआत की गई थी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की? 1975 में शुरुआत की गई थी। कहाँ से? उड़ीसा के भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत की गई थी। किसके सहयोग से? UNDP और FAO के सहयोग से शुरुआत की गई थी। मगरमच्छ का अगर हम लोग स्टेटस देखें तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मगरमच्छ निवास करता है। मुख्य क्षेत्र जहां पे निवास करता है मध्य व दक्षिणी USA, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्रोकोडाइल मैन के नाम से सुधाकर को जाना जाता है जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो क्रोकोडाइल मैन सुधाकर। भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पहले नंबर पे है चाइना जो कि कुल नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन का 16.7% उत्सर्जन जो है चाइना के द्वारा किया जाता है, नंबर 1 पे है। दूसरा नंबर पे इंडिया है जो कुल नाइट्रस ऑक्साइड का 10.9%। फिर तीसरे नंबर पे USA, फिर चौथे नंबर पे ब्राज़ील, पांचवें नंबर पे रूस है। तो विश्व के टॉप 5 नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले देश हैं। नाइट्रस ऑक्साइड अगर देखा जाए तो एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को CO2 से अधिक गर्म रखता है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पे है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे पारिस्थितिक दिया हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास चले जाए, नहीं, गलत होगा। ई फ्लो, फ्लो का मतलब बहाव, तो ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का अभिन्न अंग है। अगला है
वेनेजुएला, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, आप लोग जरूर जानते होंगे। वेनेजुएला विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए, यानी कि ग्लेशियर मुक्त देश कौन बना? वेनेजुएला। अंतिम ग्लेशियर जो था हम्बोल्ट, यह भी हाल ही में समाप्त हो गया। तो अंतिम ग्लेशियर का नाम था हम्बोल्ट ग्लेशियर, ठीक है। उत्तरी ग्रीनलैंड के प्रमुख ग्लेशियर में से एक था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा UNFF 19 सत्र क्या है? UNFF का आगे हम लोग पूरा नाम देखते हैं, UN यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स। क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म? UNFF यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स। हाल ही में UNFF 19 सत्र का आयोजन किया गया, 19वें सत्र UNFF का 19वां सत्र। कहाँ पर? न्यूयॉर्क USA में, जिसके अध्यक्षता बुरुंडी के जेफिरिन मनीर तांगा के द्वारा किया गया है। अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट, अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट हाल ही में केरल सरकार के द्वारा जारी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। वर्तमान समय में केरल में हाथी की संख्या अगर देखा जाए तो कुल 1793 हाथी केरल में है, और केरल में कई बार ऐसा न्यूज में आ गया है मानव और हाथी के बीच संघर्ष को लेकर। पिछले वर्ष की तुलना में 7% हाथी की आबादी में गिरावट देखने को मिली है। 1793 टोटल वहाँ पे हाथी हैं। अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट भले ही केरल सरकार के द्वारा जारी की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में केरला के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक भी शामिल हैं। अगर प्रोजेक्ट एलिफेंटा को देखा जाए तो 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत की गई। उत्तराखंड दुनिया का ऐसा पहला राज्य बना है, काफी महत्वपूर्ण है यह भी। उत्तराखंड दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन किया जाएगा, ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP इंडेक्स सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन करने वाला दुनिया का पहला देश राज्य कौन बना? उत्तराखंड। कार्बन फुटप्रिंट बहुत चर्चा में रहता है। कार्बन फुटप्रिंट, तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद के द्वारा CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैस के रूप में किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन से है, वह कहलाता है कार्बन फुटप्रिंट। अगला है के पॉप समूह। अब कल्चर से संबंधित कुछ डेवलपमेंट देखते हैं। के पॉप समूह 17 यूनेस्को का पहला युवा सद्भावना राजदूत बना है। तो यूनेस्को का पहला युवा सद्भावना राजदूत कौन बना? के पॉप समूह 17 को यूनेस्को का पहला युवा सद्भावना राजदूत बनाया गया है। भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य शहर किसे बनाया गया? भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोझिकोड केरल को बनाया गया है। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है, और श्रीनगर ऐसा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बना। अन्य 3 शहर मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जयपुर राजस्थान में स्थित है, और मैसूर कर्नाटका में स्थित है। चर्चा में रहा है नाता प्रथा, ठीक है। क्यों रहा है नाता प्रथा चर्चा में? तो नाता प्रथा को लेकर NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा को लेकर राजस्थान, UP, MP एवं गुजरात को एक नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा क्या है? बेसिकली यह भील जनजाति से संबंधित है नाता प्रथा। इसमें स्टाम्प पेपर पर महिलाओं या बालिकाओं को बेचना या कम उम्र की बालिकाओं से विवाह की जाती है, और ऐसा जो ट्रेडिशन है उसे नाता प्रथा के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः यह भील जनजाति में देखने को मिलती है। भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हैं। इन तीनों का नाम याद रखेंगे। कौन कौन 3 हैं? तो पहला है रामचरितमानस, दूसरा क्या है? पंचतंत्र, और तीसरा क्या है? सहृदय लोकाना। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हैं। विश्व की सबसे पुरानी अलंकारिक गुफा पेंटिंग की खोज इंडोनेशिया की सुलावेसी द्वीप पर इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लियांग करमपुआंग गुफा में स्थित है। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी अलंकारिक गुफा जो पेंटिंग है, इसकी खोज हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर की गई है। सुलावेसी द्वीप पर लियांग करमपुआंग गुफा में यह पेंटिंग स्थित है। लगभग 51,200 वर्ष पुरानी पेंटिंग है। तो आप लोग याद रखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी अलंकारिक गुफा पेंटिंग की खोज कहाँ पे की गई? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लियांग करमपुआंग गुफा में, ठीक है। 51,200 वर्ष पुरानी है। अब कुछ GI टैग को देखें तो देखें, कच्छ अजरक गुजरात को GI टैग मिला है। मातावारी पेरा प्रसाद
त्रिपुरा को जीआई टैग दिया गया। रिगनई पचरा वस्त्र त्रिपुरा को जीआई टैग दिया गया और ईसा के लिए भी त्रिपुरा को जीआई टैग दिया गया है। तो इन तीनों के लिए जीआई टैग त्रिपुरा को दिया गया और कच्छ अजरक जो है उसे गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट में पहला जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है EIU के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे वियना, नंबर 2 पे कोपेनहेगन और नंबर 3 पे है ज्यूरिख। अगर बॉटम 3 कंट्री देखा जाए तो दमिश्क सीरिया का, लेबनान का त्रिपोली और अल्जीरियस, ये 3 टॉप 3 कंट्री और टॉप बॉटम कंट्री है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? EIU के द्वारा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वह इसके अंतर्गत 180 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान पर है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान पर है। 27.6 इसका स्कोर है। शीर्ष देश अगर देखा जाए इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष देश तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी, ये टॉप 3 कंट्री हैं। बॉटम में देखा जाए तो वियतनाम 180वें रैंक पर है और 179वें रैंक पर है पाकिस्तान। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अगर देखा जाए तो टॉप 3 अगर सिटी देखा जाए तो नंबर 1 पे न्यूयॉर्क, नंबर 2 पे लंदन और नंबर 3 पे है सैन जॉन्स जो कि USA का है। ठीक है, तो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 इसमें टॉप 3 में न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जॉन्स है। दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 सिटीज में 350वें रैंक पर है और सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय सिटीज कौन सा है? दिल्ली। अगला है विश्व प्रवासन रिपोर्ट। ठीक है, माइग्रेशन रिपोर्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग है कि 100 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश और एकमात्र देश अभी का भारत है। तो 2022 में 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाले में टॉप 5 कंट्री अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे है भारत, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे फिलीपींस और नंबर 5 पे फ्रांस। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स, जो जेंडर गैप इंडेक्स है किसके द्वारा जारी की जाती है? WEF के द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 129वां। 2023 में भारत का स्थान था 127वां और 2024 में भारत का स्थान है 129वां जेंडर गैप इंडेक्स में। किसके द्वारा जारी की जाती है? WEF के द्वारा। जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर है आइसलैंड और लास्ट स्थान पर है सूडान। अगर इसकी मापन के हम लोग क्षेत्र देखें कौन कौन एरिया किसके आधार पर ये लिस्ट जारी की जाती है तो 4 आधार हैं। पहला आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा शैक्षिक प्राप्ति, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी WEF के द्वारा जारी की जाती है। अभी हमने देखा जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा जारी की जाती है और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी WEF के द्वारा जारी की जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत जो है वह 63वें स्थान पर है। ठीक है, 63rd भारत की रैंक क्या है? 63rd। पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। स्वीडन का स्कोर 78.4 है। भारत 63वें स्थान पर है, WEF के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर देखा जाए तो 163 देशों की सूची में भारत का स्थान है 116वां, स्कोर 2.319। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। भारत का रैंक है 116/163, 163 में 116वां। टॉप 3 कंट्री अगर देखा जाए तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये टॉप 3 हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में। बॉटम में देखा जाए तो 163वें स्थान पर यमन, 162वें स्थान पर सूडान है। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र क्या है? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है यमन और सबसे कम शांतिपूर्ण अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व और
उत्तरी अफ्रीका, सॉरी, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र यमन नहीं, यूरोप, इसे आप लोग कर लीजिए, ठीक है। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है यूरोप, और दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज का यह जो सीरीज है वह कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम लोग परीक्षा मंथन करेंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण सेक्शन थे उन सभी सेक्शन को हमने डिस्कस कर दिया है, और यह लास्ट सेक्शन था परीक्षा मंथन सीरीज का, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे परीक्षा मंथन सीरीज में टोटल 3 वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। इन तीनों वीडियो के अंतर्गत 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन सभी फैक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। चाहे वह नेशनल न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज हो या फिर इकोनॉमी से संबंधित न्यूज हो, साइंस एंड टेक से संबंधित हो, डिफेंस से संबंधित कोई वैसा डेवलपमेंट हुआ हो, या फिर अन्य जो विविध क्षेत्र हैं हेल्थ से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण स्कीम हो, तो इन सभी को हमने 3 वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास किया है। काफी महत्वपूर्ण मैगजीन माने जाते हैं परीक्षा मंथन, तो आप लोग इसको काफी गंभीरता पूर्वक आप लोग वीडियो को देखें, और आप लोग इसका फ्रेश नोट्स बना सकते हैं। जो करंट अफेयर आप नहीं जानते हो उसके लिए आप लोग नोट्स बना लें, और अगर जिससे अवगत हो तो तुरंत वीडियो देखकर आप लोग उसे निकाल जाए, बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।